नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब भी किसी मसले का दिफा करते हैं तो मामला सुलझाने की बजाय इसे मजीद उलझा देते, आग बुझाने का तासुर देते हुए आग को मजीद भड़का देते, जलती पर पानी डालने की कोशिश करते करते इस पर मजीद तेल फेंक देते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद कराची में जलसे के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। इल्जाम लगा के आईजी को अगवा करके उन पर गिरफ्तारी का दबाव डाला गया। पहले ये इल्जाम सरगोशियों में लगाया गया, फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। इसके बाद आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, तहकीकात कराने का ऐलान किया। ये तहकीकात जल्द मंजर आम पर आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब भी इस तरह का मामला आता है, तहरीक इंसाफ सूरत को मजीद बिगाड़ देती है। कभी जोशीले और कभी मुतजाद बयान दिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले जिक्र वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इंतहाई अहम बयान का। उन्होंने कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए इन्हें सिंध हुकूमत खत्म करने की धमकी दी गई थी। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। बहुत कुछ हुआ था उन 2 दिनों में, कई चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीज़ें मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं इररिस्पॉन्सिबल इनकी तरह नहीं हूँ। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा हुकूमत हमारे मेहमानों की इज्जत, हमारी इज्जत, और हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज़ नहीं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी भी एक ऐसा ही मामला है जो बुनियादी तौर पर शुरू ही तहरीक इंसाफ की क़यादत की वजह से हुआ। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ही कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पहले पर्चे के अंदराज के लिए दबाव डाला गया, फिर गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला। लेकिन बाद में सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को इल्जाम देती रही कि वो इदारों को बदनाम कर रही है। जिस रोज कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद ने वोट को इज्जत दो के नारे लगाए, उस रोज से हलीम आदिल शेख मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस को मजबूर करते रहे। वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो थाने में मौजूद अमले से तकरार कर रहे हैं। FIR के इंदराज के बाद इसका क्रेडिट भी लिया, लेकिन बाद में सिंध पुलिस और वजीर आला सिंध को जिम्मेदार करार देने लगे। ऐसा ही कुछ वफाकी वजीर अली जैदी ने भी किया। पहले वो FIR दर्ज करने के लिए पुलिस पर दबाव डालते रहे, ये धमकी तक दी कि वो पार्लियामेंट में उनके खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक पेश करेंगे। लेकिन जब FIR दर्ज हो गई तो IG सिंध और सिंध पुलिस को जिम्मेदार करार दे दिया। रात हम सारे MPs मेरे साथ थाने में थे। 5:30 बजे प्रेशर मैंने जब डाला, मैंने कहा मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके जाऊंगा नेशनल असेंबली में IG साहब। उसके बाद तो उन्होंने जी FIR काटी। FIR काटने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया। FIR की ओनरशिप इस वक्त सिंध हुकूमत तो ले नहीं रही, तो इसकी ओनरशिप आप ले लें, क्योंकि आप भी मुतालबा कर रहे थे। मैंने तो नहीं काटी, मुतालबा जरूर किया। काटी किसने? IG सिंध ने काटी होगी ना, सिंध पुलिस से काटी ना, ब्रिगेड थाने ने काटी। जब ये इल्जामात लगाए गए कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में सिंध पुलिस का कोई किरदार नहीं बल्कि ये सब कुछ दबाव के तहत किया गया, तो तहरीक इंसाफ के एक सूबाई वजीर मीडिया पर आए और बाकायदा सिंध पुलिस को इस गिरफ्तारी का क्रेडिट दिया। इसके साथ ही एक वफाकी वजीर ने कहा कि भूल जाएं किससे गिरफ्तार किया, ये मामला सियासी तो है ही नहीं। मैं सिंध पुलिस को खराज तहसीन पेश करूंगा। कल सईद गनी साहब कहते हैं कि कैप्टन सफदर अवान को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछता हूं, क्या चिटागांग की पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्हें, या कंधार पुलिस ने गिरफ्तार किया है? सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बात को भूल जाएंगे किसने गिरफ्तार किया है। आप जुर्म देखें, जुर्म अगर आपके सामने अगर है तो फिर आप कायदे आजम के मजार को भी कल बना दें उधर जाके, तो जो भी उधर वो है कल उधर शुरू हो जाए। ये तो हमारे मुल्क का वकार है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बानी ये पाकिस्तान का मकबरा है। एक और वफाकी वजीर फवाद चौधरी पहले तो पर्चे के अंदराज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को कानून की बालादस्ती करार देते रहे और बाद में बयानात में इससे लाताल्लुकी का इख्तियार किया। सिंध पुलिस और हुकूमत को जिम्मेदार करार देते रहे, साजिश करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने यह तासुर दिया कि सिंध पुलिस के अफसरान ने छुट्टी पर जाने की दरख्वास्तें बिलावल भुट्टो के कहने पर पेश की और इस तरह इदारों को नीचा दिखाने की कोशिश की। ये बयानिया पेश करते हुए IG सिंध के मुबैना अगवा को भी मशकूक बना दिया गया। एक कहती है कि पुलिस आई, दूसरा कहता है रेंजर्स आई, एक कहता है उसको अगवा कर लिया, एक कहता है उसको अगवा कर लिया। क्या IG सिंध कोई 18 साल की कमारी दोशीजा है कि उसको कोई अगवा करके ले जाएगा? ये कोई पहली बार नहीं कि तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने मामला बनाने की कोशिश में मामला मजीद बिगाड़ दिया हो, एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद इससे लाताल्लुकी इख्तियार की हो। जब मुस्लिम लीग नून के कायद ने इदारों की सियासत में मदाखलत के खिलाफ बयान दिया तो तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने गद्दारी के फतवे जारी कर दिए। बाद में जब गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया तो इससे फासला इख्तियार करता नजर आए।
पाक के आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी, और फिर करे भी वो कि जो खुद मुजरिम है खरबों डॉलर की। तो जनाब आप बताएं, इसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए या उनके गले में फूलों का हार पहनाया जाए? उनके ऊपर पर्चे ही होंगे। इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बयान किए। SHO ने मुकदमा जो है क्यों दर्ज किया, इसकी तहकीक होनी चाहिए। किसने दर्ज कराया, क्यों कराया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। वी प्रेजेंट अवरसेल्फ कि हमारा इससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। पहले गद्दारी के इल्जामात लगाए और जब गद्दारी का ही मुकदमा दर्ज हुआ तो इसे गैर जरूरी कहा गया, हुकूमत के खिलाफ साजिश कहा गया। जो गद्दारी के मुकदमे हैं जी, मेरा तो नहीं ख्याल कि PM साहब इसके ऊपर कभी भी पसंदीदगी का इजहार करेंगे। ये जिसने भी किया है मैं समझता हूँ वो हुकूमत के खिलाफ है। इन केसेस की जरूरत नहीं। फिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ आग बुझाते से मजीद भड़का देती है? इस सवाल का जवाब लेंगे वज़ीर आज़म खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब। शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये हुकूमत गिराने की धमकी तक दे डाली, मतलब ये मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, आप कितना सच है कितना झूठ है पता चल जाएगा। लेकिन सर ये मामला इतना सादा था, उसमें हम ये देख रहे हैं कि वफाक इसको उलझा रहा है। एक बात, दूसरी बात ये, इस पूरे मामले में IG सिंध के मामले में हमें वज़ीर आज़म की नजर नहीं आ रहे। हमें ये तो नजर आ रहा है कि जनाब वफाक की जानिब से वुज़रा बयान दे रहे हैं और मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। हमें IG सिंध की तर्जुमानी करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह नजर आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नोटिस ले लिया इसका। वज़ीर आज़म कहाँ गायब है सर? देखें जी, यकीनन जहाँ आज़ादी हो, जहाँ जमहूरी मुल्क जो आप तारीफ़ करते हैं, हमारे यहाँ कोई आइडियल जमहूरियत है भी नहीं कि हम कहें कि, लेकिन इसके बावजूद हमारी ख्वाहिशें हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में बेहतरी हो। तो अभी 2 इंक्वायरीज हो रही हैं। एक सिंध पुलिस ने क्योंकि एक्शन किया तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है, और एक आर्मी चीफ ने अपनी रिपोर्ट तलब कर ली है। तो मेरे ख्याल है उन 2 रिपोर्ट्स को आने दें, उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई कमेंट्स करें ज्यादा, तो बेहतर तरीके से हम तबसरा कर सकते हैं। जब तक वो 2 रिपोर्ट्स नहीं आती, लेकिन सर तो हकायक हम किस तरह, आपके वुज़रा तो कमेंट कर रहे हैं सर। फिर उन वज़रा से पूछ लें, मैं तो कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो आर्मी चीफ की रिपोर्ट का और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट का मेरे ख्याल में इंतजार करना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। और बाकी तो मफरूज़ों पे बातें हैं ना जी, कि क्या मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप भी इधर बैठे हुए हैं, हमें क्या पता। मैं तो टीवी से पता चला, चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चीफ मिनिस्टर का मौक़िफ़ और है, बिलावल साहब का मौक़िफ़ और है। चीफ मिनिस्टर ने तो वो सवाल ही नहीं लिया, तो बाद में बिलावल साहब ने आके और बात की। तो सिंध हुकूमत का यानी कि मौक़िफ़ और है और PDM का या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और है। तो ये 2 मौक़िफ़ आए हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि अभी आपने जैसा बड़ी अहम बात की है। एक कंफ्यूजन है जो कि है, इसमें कोई शक नहीं है कंफ्यूजन है, लेकिन सर इस कंफ्यूजन में हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें, मतलब एक इदारा, चंद साहब अर्ज है, एक इदारा यानी जिस पर इल्जाम लग रहा है वो भी वफाक के अंडर आता है, जो इल्जाम लगा रहा है उसको भी वफाक अपॉइंट करता है। सर वफाक की अदम दिलचस्पी पे आप हैरान नहीं हो रहे? मतलब वजीर आजम साहब की अदम दिलचस्पी पे कि उनकी तरफ से कोई बयान, कोई बात नहीं आ रही। इधर IG अगवा हो रहा है, अगवा करने वाला जो है वो भी इदारा वफाक का बहुत बड़ा इदारा है। सर ये इतना नॉन इंटरेस्ट क्यों है सर इशू में वफाक को? देखिए मेरे ख्याल में हर गिरफ्तारी में, इस लेवल की गिरफ्तारी में वजीर आजम को इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए और ना हमें करना चाहिए। और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं लोग जो ऐसी हरकतें कर बैठते हैं और फिर लीडरशिप को ऊपर भुगतनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में लेट्स सी, रिपोर्ट्स आने दें आप, और आप देखेंगे इस रिपोर्ट्स की रोशनी में फिर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अदल होना चाहिए। अली रजा भाई, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना आपकी डिमांड कोई अलहदा है ना कोई मेरी अलहदा है। गिरफ्तार कौन हुआ है? जिसने जो जुर्म किया उसको सजा मिलेगी, और अगर IG को अगवा किए है फिर भी रिपोर्ट्स आने दें। तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट्स आने दें, रिपोर्ट्स के बाद हम इसके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपके साथ प्रोग्राम करूंगा, हम बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ वजीर आजम खामोश क्यों हैं, ये कोई बात नहीं है। इसलिए तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें होती हैं जो ऑफिशियली डील करनी होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो मीडिया के ऊपर 3 मौक़िफ़ आ चुके हैं, 3 चीजें आ चुकी हैं। एक चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके वज़रा के ट्वीट्स, फिर नून लीग का मौक़िफ़, फिर बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आर्मी चीफ साहब की नोटिस। तो मेरे ख्याल है इतनी चीजों के होते हुए
कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई और नोटिस अलहदा कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं सर, चौथा मौक़िफ़ भी आ गया है, वो है पीटीआई के वुज़रा और खासतौर पर वज़ारत इत्तलात के बयानात। वो बड़े अहम है सर, मैं पढ़ भी देता हूँ। भूल जाएं कैप्टन सफदर को किसने गिरफ्तार किया, इसका जुर्म देखा जाए शिबली फराज। कानून को इज्जत देने का मुतालबा करने वाले अपने लिए अलग कानून चाहते हैं शहबाज गिल। गिरफ्तार करने पर सिंध पुलिस को खराज तहसीन शफकत महमूद। गिरफ्तारी सिंध पुलिस की जानिब से कानून का एहतराम फवाद चौधरी। गिरफ्तार करके बिलावल ने अच्छा काम किया फयाजुल हसन चौहान। अगर FIR दर्ज कराने वाला शख्स मफरूर था तो पुलिस से पकड़ा क्यों नहीं अली जैदी। सर ये वो लोग हैं सर जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। अभी आपने फरमाया ना सर, जो शाह से ज्यादा वफादार हैं सर, ये इनके बारे में सर बात हो रही थी। नहीं, मैंने इनके बारे में बात नहीं की। आपकी अपनी राय हो सकती है। कोई भी बंदा, कोई भी इदारा, कोई भी पार्टी हो, मेरे ख्याल है उसका एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए और हमें अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत अदल की ख्वाहिश होनी चाहिए। तो मैं तो उसी मौक़िफ़ में आपको अपना बयान दूंगा। अब आप एक और मेरा भी बयान साथ शामिल करना चाहते हैं तो मैं आपको गुंजाइश नहीं दूंगा। अच्छा सर, वो ना इस वक्त एक सोशल मीडिया पे, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, आप माशाल्लाह से बड़ा सीरियस हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक वो मजाक चल रहा है। वो किसी ने फोन किया पुलिस थाने में, सिंध में किसी ने फोन किया कि जनाब मेरा भाई अगवा हो गया है। तो आगे से थाने वालों ने जवाब दिया कि आपका भाई क्या अगवा होना है, हमारा इधर IG अगवा हो गया हुआ है। तो सर ये एक मजाक बना हुआ है इस वक्त, और ये मजाक कोई अच्छा मजाक नहीं है सर। इस पूरी सूरत हाल को नहीं, मतलब आपको नहीं लगता ये बड़ी एक मुज़क्का खेज सूरत हाल है? IG अगवा हो रहा है, इल्जाम एक इदारे पे लग रहा है। यकीनन ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंफ्यूजन भी इदारों के दरमियान नहीं होनी चाहिए। और फोर्सेस खा वो पुलिस हो या फौज हो या कोई भी इदारा हो, तो उनके किसी अफीसर का ये शिकायत करना कि मुझे उठा के कोई दूसरा इदारा ले गया, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ हर इवेंट्स की या हर वाकया की कोई एक प्रॉपर इंक्वायरी होती है, एक प्रॉपर फोरम होता है। वो फोरम हमारे बयानात नहीं है कि मैं एज ए कैबिनेट मेंबर मैं उसके ऊपर बयान दूं, ये फोरम नहीं है। उसका फोरम वही है जो आर्मी चीफ ने कोर कमांडर के जरिए रिपोर्ट्स तलब की हैं, क्योंकि उसमें एक इदारा शामिल है और दूसरा सूबाई हुकूमत की पॉलिसी है। सूबाई हुकूमत की पॉलिसी है तो सूबाई हुकूमत ने उसके ऊपर कमेटी बनाई है। अब उन दोनों रिपोर्ट्स को आने दें, उसके बाद हम आपको, आप और मैं बैठ के उसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं सही, इसके ऊपर अमल दरामद क्या होगा, रूल ऑफ लॉ की तरफ हमने जाना है, डेमोक्रेसी की तरफ हमने चलना है, आगे इदारों को आजाद करना है। ये सारे सवालात उन रिपोर्ट्स के बाद आएंगे। अब चले, बिल्कुल ठीक है, यहां तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन सर इसमें अगेन वही बात आ रही है कि कंसर्न कितनी है। मैं अब ये आपसे कोई मैं कंक्लूजन नहीं मांग रहा सर, वफाकी हुकूमत कंसर्न कितनी है। क्या ये आर्मी चीफ के नोटिस लेने से पहले वज़ीर आज़म साहब का कोई राब्ता हुआ था आर्मी चीफ से इस सिलसिले में? नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा, वक्त चुके बहुत कम है। चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, सहाफत में एक असूल है कि हकायक और गैर जानिबदारियत, मगर भारतीय न्यूज चैनल्स इसके बरक्स चलते हैं, बल्कि इसके उल्टा काम करते हैं और सहाफत के नए अनोखे असूल कायम कर लेते हैं। जो पुराने असूल हैं, जो राज असूल हैं, उनकी धज्जियां बिगड़ देते हैं। मर्जी और ख्वाहिश दोनों को मिलाकर जिस तरह चाहते हैं, जब चाहते हैं, खबर तराश लेते हैं। भारतीय मीडिया की मुज़क्का खेज और अहमकाना कवरेज की चंद मिसालें पाकिस्तान के हालिया वाक़यात पर भी सामने आई है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बदअमनी और खाना जंगी भारत की पुरानी ख्वाहिश है और इसीलिए कराची में सिंध पुलिस के मामले को लेकर भारतीय मीडिया ने अपने सारे अरमान पूरे किए। पाकिस्तान में हर तरफ इत्मीनान है, सुकून है, बदअमनी नाम और निशान तक नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया को न जाने कौन सा कराची नजर आ रहा है, बल्कि कराची अक्सर लिखते हैं ये, जहां कई घंटों से सिविल वॉर जनाब पाक फौज ने सिंध पुलिस पर गोलाबारी शुरू कर दी है, फायर खोल दी। हैरानी की बात यह है कि अगर कोई छोटा मोटा वाकया हुआ भी होता तो मुबालगा आराई के नाम पर इसको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता, मतलब राई होती तो पहाड़ बना दिया जाता। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि 16 घंटे से फायरिंग जारी है।
भारत की जो भारतीय मीडिया की जो अक्ल और समझ है उससे बालातर चीखों पुकार होती है और इसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। कहा जा रहा है कि कराची में आर्मी की फायरिंग से 2 शहरी भी मारे जा चुके हैं और मीडिया और पुलिस स्टेशंस पर भी कब्जा कर लिया गया, जबकि आर्मी वाले अपनी गाड़ियां आम सिविलियंस पर चढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, ये एक चैनल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बड़े बड़े माने हुए चैनल्स इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे। भारतीय मीडिया की कवरेज बेवकूफाना ही नहीं है बल्कि इंतहाई झूठ और आखिरी हदों को छू रही है। और गुस्से से ज्यादा हंसी आती है जब मौलाना फजलुर रहमान को जमाते इस्लामी का लीडर करार दिया जाता है और किसके जरिए? ये साबिक एम्बेसडर रह चुके हैं भारत के पाकिस्तान में, इनको ये नहीं पता कि मौलाना का ताल्लुक किस पार्टी से है। चीन और पाकिस्तान भारत के असाब पर इस कदर छाए हुए हैं कि इसे हर काम के पीछे अपने खिलाफ साजिश नजर आती है। इस वक्त पाकिस्तान में जजायर के एक ऑर्डिनेंस पर बहस छिड़ी हुई है और चीन का इस बात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन भारत की मीडिया को पता नहीं किससे खबर दे दी कि चीन ये जजायर लेकर भारत के नाकाबंदी करने जा रहा है। कराची में जो कुछ हुआ है इस पर भारतीय मीडिया की अजीबो गरीब कवरेज झूठी नहीं बल्कि इंतहाई मजे का खेज है। हंसी आती है जिस भोंडे अंदाज से खबर दी जा रही है। इससे भारतीय मीडिया की न सिर्फ साख तबाह हो रही है जो कि पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि भारत का मजाक भी बन रहा है। एक वक्फा लेते हैं, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत मुल्की मैशत में कामयाबियों के दावे कर रही है, तरसीलात ज़र में इजाफे की खबरें दे रही है, बरामदात बढ़ने का बता रही है, करंट अकाउंट सरप्लस होने की खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में चल निकला है, लेकिन आलमी मालियाती इदारे, माहिरीन मईशत, ज़मीनी हक़ाइक़ और पाकिस्तानी अवाम वज़ीर आज़म की बात से इत्तफाक नहीं करते। आज वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर एक बयान में बताया है कि सितंबर में करंट अकाउंट 7 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस में हुआ। यूं पहली सहमाही में करंट अकाउंट 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हुआ। करंट अकाउंट बुनियादी तौर पर किसी मुल्क की आमदनी और खर्च में फ़र्क को कहते हैं। अगर अखराजात ज़्यादा और आमदन कम हो तो उसको करंट अकाउंट खसारा कहा जाता है और इसके सरप्लस होने का मतलब है कि आमदन अखराजात से बढ़ चुकी है। ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि गुज़िश्ता माह में बरामदात 29% बढ़ी हैं और तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 माह में 9 अरब डॉलर्स वतन भेजे, जबकि दीगर इशारिये भी मस्बत आ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी मुस्तकम हो रहा है। आज से 1 महीना पहले डॉलर 166 रुपए का मिलता था, आज 162 का मिल रहा है। सोने की कीमत कम हो रही है, स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ रही है। ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और गैर मुल्की फंड्स की तरफ से खरीदारी की जा रही है। हिस्सेदार बाजार में आज 32 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। मुल्क में मोटरसाइकिलों की फरोख्त बढ़ चुकी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से 8,05,408 मोटरसाइकिलें फरोख्त हुई। इन सब इशारियों को दिखाते हुए हुकूमत कहती है कि मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब जा रही है। जो हमारी इकॉनमी है वो मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारा पहली दफ़ा करंट अकाउंट सरप्लस 792 मिलियन डॉलर का, जबकि इसी टाइम फ्रेम में जो पिछले साल था वो हमारा नेगेटिव था 1.4 बिलियन डॉलर के करीब। हमारी जो तरसीलात हैं बैरून ममालिक से उसमें भी 29% इजाफा हुआ है। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। फैसलाबाद में कोई ऐसी मिल नहीं है जो कि फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही हो। एक जानिब मुल्क की मैशत ने बेहतरी के दावे हैं, दूसरी जानिब आवाम के लिए माशी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। महंगाई खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है जिससे आवाम की कमर टूट गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 9.2% हो चुकी है। आटा, चीनी, चिकन, अंडों समेत 25 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 1 किलो चिकन की कीमत 170 रुपए थी, आज 200 रुपए किलो हो चुकी है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 1 दर्जन अंडे 114 रुपए के मिलते थे, आज 168 रुपए के मिलते हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 85 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर आज 133 रुपए में मिल रहे हैं। आवाम के इस्तेमाल की चीजें इनकी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। अभी मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स भी कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं बता रही। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल पाकिस्तान की शरह नमू 1% रहेगी। महंगाई की शरह तो कुछ हद तक कम हो गई है, लेकिन बेरोजगारी की शरह बढ़ेगी। इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कोरोना से पहले अगर 6 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे रहते थे तो अब 8 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जा
चुके हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 से 5 माह में 2 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे गए और इसकी वजह महंगाई और बेरोजगारी है। वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि आइंदा 2 साल में पाकिस्तान में गुर्बत मजीद बढ़ेगी। आइंदा बरसों में भी माशी तरक्की का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा और 5 साल बाद जाकर GDP की शरह नमू 5% तक पहुंचेगी। इसका मतलब यह हुआ कि शरह नमू को जिस जगह नून लीग की हुकूमत छोड़कर गई थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत के आइंदा 3 साल बाद भी हम वहां नहीं पहुंच सकेंगे। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की की शरह कम होकर 0.5% रहेगी। यह शरह गुज़िश्ता 3 साल में औसतन 4% थी। वर्ल्ड बैंक खबरदार कर रहा है कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा, माली खसारा 8.2% से ज्यादा रहेगा, कर्जे GDP के 93% तक हो जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत को पुराने कर्जे अदा करने के लिए भी मजीद कर्जे लेना पड़ रहे हैं। रोजाना एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक 2 साल में मुल्क की कर्जा 15,000 अरब के करीब पहुंच चुका है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत रिफॉर्म्स नहीं कर सकी। अखबार ने यह खबर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के हवाले से दी, जिसके चेयरमैन तहरीक इंसाफ के रहनुमा हारून अख्तर साहब हैं। इस साल गर्दशी कर्जे में 30% इजाफा हुआ है, 21 खरब 50 अरब रुपए हो चुका है। आज ही बिजली की कीमत में भी 1 माह के लिए ₹1.36 फी यूनिट में इजाफा किया गया है। इसकी दरख्वास्त दी गई है। हुकूमत की रिफॉर्म्स में नाकामी की वजह माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन ये बताते हैं कि हुकूमत में शामिल अफराद को सिस्टम का इल्म ही नहीं है। इस वजह से मामलात पर उनकी गिरफ्त नहीं है। वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक चलते हैं, जमीनी हकायक पर नजर नहीं रखते। माहिर मईशत डॉक्टर फरूख सलीम बढ़ती महंगाई की वजह ये बताते हैं कि हुकूमत ने एक इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी है। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा कर दिया, किसी प्रोडक्ट पर उठने वाली लागत बढ़ गई। यूं हुकूमत के इकदामात महंगाई के जिम्मेदार। हुकूमत के दावे हैं कि मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है। इन दावों में कितनी सदाकत है ये हम जानेंगे माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब से और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर साहब से। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले सवाल हमने आवाम के सामने रखा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैशत जो बेतब होगी जब हमको रिलीफ मिलेगा। माशत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तबाह बर्बाद हो गई है मैशत। कहाँ से जब से इमरान खान आया उसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं कोई बेहतरी नहीं हो रही। उन्होंने कहा था कि इतनी मुलाजमतें देंगे जो गरीबों को रोजगार देंगे, गरीब परेशान है। उल्टा महंगाई है लेकिन मुल्क की हालात ऊपर वाले सही है। हर चीज़ महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ महंगी है, गरीब जो पिसता जा रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है मैशत, सिर्फ थोड़ी महंगाई है, इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगी। क्योंकि डाउन जा रही है, हालात हर बंदे के खराब हैं। दिन ब दिन तबाह होती जा रही है हमारी इकोनॉमी। आप खुद देखेंगे करप्शन तो बढ़ती जा रही है हमारी, और दूसरी बात यह है कि गरीबों और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। सिंध और वफाक में इस हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है उस पर भी हम बाद में करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अभी बात करते हैं हुमायूं अख्तर साहब से, डॉक्टर अशफाक हसन से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये तमाम इकदाम हुकूमत कर रही है, लेकिन एक इंडिकेटर है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट का कम होना, सरप्लस में चले जाना। उसको बार बार ब्रैक किया जाता है। क्या वाकई हुकूमत इसके बाद दुरुस्त सिमत में जा रही है? क्योंकि हम ये देखते हैं महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, अशाया ज़रूरिया उनकी पहुंच से दूर हो रही हैं और बाकी इंडिकेटर्स भी माइनस में है, प्लस ग्रोथ रेट भी। तो सर, क्या वाकई हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? एक जमाना था जब शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो वो अक्सर जिक्र किया करते थे कि हमारे यहाँ देखो मोबाइल फोन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो हर जगह पे मोबाइल फोन का जिक्र कर देते थे। अगर हुमायूं अख्तर साहब अगर सुन रहे हैं तो उनको भी याद होगा मोबाइल फोन, वो एक चिड़ सा बन गया था मोबाइल फोन का। तो इसी तरीके से ये करंट अकाउंट का खसारा भी एक चिड़ सा बन गया है। देखें, करंट अकाउंट का खसारा कम करना, जीरो पे ले आना, ये बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। इसके लिए यू डोंट नीड टू बी ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। आपने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को चोक कर देना है मुल्क के अंदर में। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो आपका इंपोर्ट का बिल गिर जाएगा, तेजी से गिरेगा, क्योंकि हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की इकोनॉमी जो है, दे आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स, इम्पोर्टेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इम्पोर्टेड एनर्जी। तो जब आप अपने घर को बंद कर दो तो आपका घर का बिजली का बिल भी नहीं आएगा। अब आप कहेंगे जी देखें मैंने बहुत सेविंग कर ली के बिजली के बिल को, भाई आपने घर बंद कर दिया है। इसी तरीके से आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को चोक कर दिया तो करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में भी चला जाएगा, और जो हुआ भी है पिछले 2-3 महीनों से। देखें, ये दिस इज वन इंडिकेटर। हम सब कहते हैं कि वाकई जो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था, खासकर करंट अकाउंट डेफिसिट, वो जिस तरीके से हुकूमत ने और उनके जो इकोनॉमिक टीम ने
इसको कम करने की कोशिश की है, वही वबाल जान बन गई है इस हुकूमत की। दूसरी चीज ये है बिल्कुल ठीक कि कुछ पेंडेमिक ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बहुत नीचे चली गई। पिछले साल के मुकाबले में हमारा जो अपना बिल है वो तकरीबन उससे 25% से ज्यादा की कमी हुई है। हुमायूं अख्तर साहब, सर आपका भी शुक्रिया। सर ये जो बातें अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, इसी तरह की मिलती जुलती बातें आपके अपने थिंक टैंक IPR ने भी की सर, और उन्होंने ये तक कहा कि हम एक डेट ट्रैप में फंस चुके हुए हैं। सर क्या आपको वाकई लगता है, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी आपसे पूछूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये क्लेम दैट वी आर इन अ राइट डायरेक्शन, सिर्फ एक इंडिकेटर जिसको बार बार ब्रैक करना कि जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है हमारा, बाकी इंडिकेटर्स तो अभी भी मस्बत नहीं है, अच्छे नहीं है हुमायूं अख्तर साहब? दो तीन चीजें हैं, मैं सिंपल जबान में बताने की कोशिश करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो $20 बिलियन था, जो कि इस वक्त सरप्लस में है। इसको सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद करके नहीं रोका जाता, और इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट नहीं बंद करती। जब आप डॉलर मांगते हैं IMF से, तो उसकी एक कंडीशन होती है कि अपने रुपए को जितनी भी आपने ओवर वैल्यू रखा है उसको कम करो। इसी वजह से रुपए 105 से 165 पे आया, जिससे इंपोर्ट्स बहुत महंगी हो जाती हैं, और जो खाने पीने की अशिया या पेट्रोल बाहर से आ रहा होता है वो महंगा हो जाता है, जिसका असर इन्फ्लेशन पे पड़ता है और बिजली और गैस और हर चीज पे पेट्रोल की कीमतों पे पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, IMF की स्टैंडर्ड रेसिपी होती है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ा दिए जाएं। आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट 13.25 पे कर दिया गया, जिसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग टोटली कोलैप्स कर जाती है। इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि वो सिर्फ 14% हिस्सा है GDP का, लेकिन वो 75% FPR का रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग से आता है। 75% मुल्क में नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग से पैदा होती हैं, और 75% जो ग्रोथ आती है वो मैन्युफैक्चरिंग से। आपने देखा कि ये तीनों चीजें नीचे गई। इंटरेस्ट रेट्स अब हमने कम किए हैं, ऊपर से कोरोना आ गया। दुनिया मिसाल दे रही है कि पाकिस्तान ने लाइव्स और लाइवलीहुड में जो बैलेंस रखा है उसकी मिसालें अब दुनिया में दी जा रही हैं। लैरी समर्स ने उसने CNN में पाकिस्तान की मिसाल दी है। हमने एक बैलेंस रखा है, और जो इंडिया का हाल है, जो कि पिछले क्वार्टर में 24% श्रिंक की है इकोनॉमी, हमने वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं अख्तर साहब। सर आपने वक्त दिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत में एक और जंग छिड़ी हुई है, एक और तनाज़ा खड़ा हो गया, और फरीकैन के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद और ऊपर जाएगा। सिंध के जज़ायर किसकी मलकियत है, इनकी डेवलपमेंट का इख्तियार किसको हासिल है? वफाकी हुकूमत के जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर सूबाई और वफाकी हुकूमतें आमने सामने आ चुकी है। इस हवाले से आज और कल का दिन खासा हंगामा खेज रहा। आज सिंध असम्बली में जज़ायर ऑर्डिनेंस के खिलाफ बात करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वफाकी हुकूमत से बात नहीं करूंगा। जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करके सिंध की सालमियत पर हमला किया गया। सिंध के लिए सर कटाने के लिए पहली सफ में खड़े होंगे। साहब ये ऑर्डिनेंस 2 अक्टूबर को सदर ने इसकी अप्रूवल, जो जहाँ तक मुझे पता है 29 अगस्त को दे दी थी, गजट के 2 सितंबर को हुआ है। ये मीडिया पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, हर एक देखता है। देखते ही पूरी सिंध सरापा एहतजाज। हमने वफाक को लिखा कि ये ऑर्डिनेंस हमें मंजूर नहीं है। आप लोगों ने आज पावर दिया, हम और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कराएंगे, इस ऑर्डिनेंस को वापस लेंगे। जबकि सिंध असम्बली में PTI ने इस करारदाद के खिलाफ वॉकआउट किया था, लेकिन PTI ही के रुकन असम्बली शहरियार शर पार्टी मौक़िफ़ के खिलाफ वर्जी करते हुए इस करारदाद की हिमायत कर दी थी। मालूम चोंदो ता ॾिठो हूंदो असीं 3 आहियूं हिते मेंबर, उन्हनि मां हिते सिंध जे इशू ते मां अकेलो बीठो आहियां हिते हिकिड़ो। जनाब स्पीकर साहब, एक जानिब पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज है, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध पर गलत बयानी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। 2 हफ्ते कबल सिंध हुकूमत के एतराज़ात के जवाब में वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जज़ायर के हवाले से कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाया।
उन्होंने जजायर की वफाक को हवालगी का खत जारी करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने बंडल आइलैंड से मुताल्लिक खत जुलाई 2020 में जारी किया था। सब देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत कितनी मुनाफिक है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि एक तरफ उन्होंने खत लिख के दे दिया और उससे कैबिनेट का भी हम कहते हैं हमने डिस्कशन कर लिया और दूसरे दिन बीबी जरदारी जो है ये वो मोदी और कश्मीर बनाना लगे हैं उसको। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सदर मुमलिकत का जजायर से ताल्लुक 2 सितंबर 2020 को जारी किया गया ऑर्डिनेंस सामने आया है। इनके मुताबिक वाटर एंड मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 के ज़ेरे इंतजाम साहिली इलाके वफाक की मलकियत होंगे और सिंध के बंडल और बुड्डू समेत तमाम जजायर की मालिक वफाकी हुकूमत होगी। इस हवाले से इस काम के लिए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम की जा चुकी है। इस सारे अमल की वजह यह है कि वफाक तमाम गैर आबाद जजायर पर जदीद शहर आबाद करने का इरादा रखता है, लेकिन मामलात इब्तदाई मराहिल से आगे नहीं बढ़ सके थे। अब की बार वफाकी हुकूमत संजीदा तो लग रही है, लेकिन अब सिंध हुकूमत को इस पर एतराज है। उनका मौक़िफ़ है कि वफाक की अथॉरिटी में शामिल जजायर सिंध की मलकियत है। वफाक की मलकियत को सिंध काबीना ने मुस्तरद करके 3 नुकात सामने रखे हैं। पहला नुकता यह था कि आइलैंड सिंध की प्रॉपर्टी है। दूसरा नुकता यह था कि आइलैंड में जो डेवलपमेंट की जाएगी इसकी शराइत हमसे शेयर करेंगे। डेवलपमेंट करते हुए मकामी लोगों को तरजीह दी जाएगी। जजायर की मलकियत का मामला अब सिंध हाई कोर्ट पहुंच चुका है और इस हवाले से हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन को 30 अक्टूबर तक तफसीली जवाब जमा कराने का ऐलान भी कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। ये गलती हमारी है या दुश्मन हो चुका है? जानेंगे जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब से इस वक्फे के बाद। बड़े बड़े ऑपरेशंस और खुशकुन कामयाबियों की चमक मध्यम बढ़ती जा रही है। पूरी कौम ने मिलकर जिस अफरियत को काबू में किया था, जिस दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, वो दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। 2009 में मुल्क में 2000 दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, लेकिन फिर कौम ने इन अमन दुश्मनों को लगाम डालने का फैसला किया। 2019 में ये तादाद कम होकर सिर्फ 250 रह गई थी, लेकिन अब एक बार फिर मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके श्री जिना कॉलोनी पर मुसाफिर बस के करीब बम धमाका हुआ, इसकी जद में आकर 6 अफराद जख्मी हुए थे और आज इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें दहशतगर्दी की दफा शामिल की गई। हम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। आवाज बहुत थी, सारे घबरा गए थे, सारे भाग गए। एक बंदे को लगी पूरी गर्दन, उसका खून नहीं रोक रहा था। ये साइकिल में धमाका हुआ ठीक ठाक और छर्रे लगे उस पर, जा छर्रे लगे, अंदर जो बंदे बैठे वो जख्मी हुए। ये कोई एक आध वाकया नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत कराची, लाहौर, बलूचिस्तान के इलाके अमन दुश्मनों के निशाने पर हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को तवातर के साथ निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 15 अक्टूबर के दिन भी दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 6 फौजी जवानों समेत सिक्योरिटी इदारों के 20 एहलकारों शहीद कर दिया गया था। पहला हमला गवादर के करीब सरकारी काफिले पर किया गया और दूसरा वाकया शिमाली वज़ीरिस्तान में फौजी जवानों के जीप पर बारूदी सुरंग से टकराने से पेश आया। इन वाकयात से एक दिन पहले कोयटा में भी मजदूरों को दस्ती बॉम्ब का निशाना बनाया गया था, इसमें 11 अफराद जख्मी हुए थे। सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है क्योंकि जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, इनसे अंदाजा होता है कि दुश्मन पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए मुतहरिक हो चुका है। सारे किरदार, सारे मोहरे तैयार कर लिए गए हैं। दहशतगर्दों और पड़ोसी मुल्क के घिनौने गठजोड़ भी बेनकाब हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही वज़ीर आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने इंकशाफ किया था कि भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए सबूत हासिल कर लिए गए। अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों ने आपस में इत्तेहाद किया तो भारतीय सफारत खाने ने $10 लाख के फंड्स इन्हें दिए। हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। जनरल साहब शुक्रिया। सर, क्या वजह है, क्या गलती कर रहे हैं? सर, हमने इतने अच्छे तरीके से दहशतगर्दी को काबू किया था, हर ऑपरेशन हमने कामयाब किया, दोबारा सर उठा रही है दहशतगर्दी, क्या वजह है? हम गलती कर रहे हैं या दुश्मन ताकतवर होता जा रहा है? देखें जी, इसमें मेरी जाती राय बड़ी मुख्तलिफ है। पहली बात यह है कि ये इसमें होस्टाइल एजेंसीज का इन्वॉल्व होना, जो अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, चाहे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो या TTP से हो, वो रॉ के कंट्रोल में हैं या NDS के कंट्रोल में हैं, वो लोग जो कुछ इस मुल्क में करा रहे हैं, इसके बहुत शवाहिद भी मौजूद हैं और बारहा हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह चुकी हैं कि चाइनीज कॉन्सुलेट हो या स्टॉक एक्सचेंज हो या APS हो, इसमें हिंदुस्तान हमले कराने में मुलव्वस है।
अब किसी सियासी एहतजाज की वजह से, किसी प्रोटेस्ट की वजह से, किसी डिमार्शे की वजह से ये दहशतगर्दी हिंदुस्तान नहीं रोकेगा जब तक हम उसको उन्हीं कॉइन्स में पे नहीं करेंगे। अगर हमारी 12 लाशें गिरती हैं खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों की, तो यही 12 जब तक हिंदुस्तान में नहीं गिरेंगी वो बाज नहीं आएगा। हमें ये जब भी करना पड़ा यही करना पड़ेगा। दुनिया इस वक्त नहीं सर, मतलब आर यू प्रपोजिंग कि हम भी प्रॉक्सी के जरिए कुछ ऐसा करें, रिटेलिएट करें जैसे इंडिया करता है? इज दिस व्हाट यू प्रपोजिंग जनरल साहब? अली, जो कुछ इंडिया कर रहा है, पे इंडिया इन द सेम कॉइन्स, बात खत्म। कब, कैसे, कहां, किसके जरिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान कर रहा है हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा अपने सेल्फ डिफेंस में। और डिफेंसिव लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। एंड कैन वी डू दैट सर? क्या हम ये कर सकते हैं कैपेसिटी वाइज? क्या हमारी कैपेसिटी हिंदुस्तान से किसी भी एतबार से कम है? क्या हमारे में विजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, रिजॉल्व नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, वसाइल नहीं है? सब कुछ है, लेकिन जो एक जंग है ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। अगर हम हालत जंग में हैं और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन और बैनुल अक़वामी कुव्वतें एहतजाज के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रही, तो हमें अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी कार्रवाई करने से कोई मुल्क कैसे रोक सकता है? राइट सर, एंड इफ वी हैव टू पे देम इन दिस विद द सेम कॉइन सर, लेकिन जो कुछ इंडिया में होता है, लेट्स से पुलवामा, लेट्स से इससे पहले जो हुआ उरी हुआ, वो इंडिया हम पर थोप देता है किसी न किसी तरह से। तो अगर हम इसको जिस तरह आप प्रपोज कर रहे हैं वैसा करेंगे सर, डोंट यू थिंक हमारे लिए इंटरनेशनली मुश्किलात खड़ी हो सकती है? फेटअप में पहले ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। क्या हम भिखारी हैं? क्यों इंटरनेशनल मुश्किलात सिर्फ हम पर आएंगी? वो मोरालिटी हिंदुस्तान के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी हिंदुस्तान के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। क्या हम अपने सेल्फ डिफेंस में अपना दिफा नहीं कर सकते? क्या हमें अपने दिफा का हक नहीं है? अगर एविडेंस मौजूद है, जिसका बहुत दफा ऐलान किया जा चुका है, हम डोसियर्स यूएन में जमा करवा चुके हैं कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क के अंदर, कुलभूषण यादव उसका एक जागता हुआ सबूत है कि हमारे बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में वो दहशतगर्दी करवाने में मुलव्वस हैं। अगर वो मुलव्वस हैं तो हम कब तक उनकी मिन्नतें करते रहेंगे? राइट, भारत में किस किस तरीके से सर हम फिर रिटेलिएट कर सकते हैं? क्या उसका कोई प्लान आपके ज़हन में है? मतलब वहां पे जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, क्या उनको हवा दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? ये प्लानिंग और स्ट्रेटजी जिन लोगों का काम है उनको आता है, उसके करने के जवाब भी है, करने के तरीके भी मौजूद हैं। ये मीडिया पे डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है, या ये एक रिटायर्ड ऑफिसर का इनिशिएटिव नहीं है। मैं अपना जाती ओपिनियन दे रहा हूं कि मेरा तजर्बा ये कहता है कि दिफाई जंग जो है वो हार पर मबनी होती है। जंग वो होती है जिसको दुश्मन के इलाके में कैरी कर दिया जाए। सिर्फ दिफा करने से नुकसान होता है, कामयाबियां नहीं मिलती। और वो लोग बहुत अच्छी तरह सलाहियत रखते हैं, मुझसे बेहतर ज़हन रखते हैं, मुझसे बेहतर इंफॉर्मेशन रखते हैं, मुझसे बेहतर वसाइल का इदराक है। जिन लोगों ने प्लान करना है कब, कहां, कैसे, ये सब बातें जो है ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। न ये मीडिया पे डिस्कस हो सकती हैं, न ये अखबारात में छापी जा सकती हैं। राइट अच्छा सर, गवर्नमेंट लेवल रिस्पांस उससे सेटिस्फाइड है आप? जब भी ऐसा कोई वाकया होता है और हमारे पास सबूत भी होते हैं कि इसमें भारत मुलव्वस है, बट द गवर्नमेंटल लेवल रिस्पांस आपको लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री होता है? देखिए ना, मैं यही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट लेवल रिस्पांस क्या है। कुलभूषण यादव आया, उसने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराई, उसका एतराफ किया। उस पर तो अभी आर्टिकल 21 जो कत्ल और फसाद उसने इस मुल्क में किया है, उसका अभी तक मुकदमा ही नहीं चला। अभी तक तो वो सिपाही के केस में उसको... बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आपके वक्त का, प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।